जी, ब्रेकिंग बैरियर्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। हम इस वक्त बात करेंगे, कुछ और नई खबरें हैं खासतौर पर इस रीजन की। पाकिस्तान और भारत के अगर ताल्लुकात की बात करें तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ताल्लुकात में मजीद खराबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी के साथ एक और खबर ये है कि इंडिया में अब मैं देख रही थी कि क्या खबर है, तो उसमें ये पता चला कि भारत में खासतौर पर जो इंटरनेशनल विजिटर्स हैं उनके लिए अब ये जरूरी कर दिया गया है, स्टार्ट हो गया है कि कोविड के टेस्ट किया जाए। यानी ये कि पहले देखा जाए कि कहीं ऐसे विजिटर्स तो नहीं आ रहे, तो क्या सूरत हाल है इस सिलसिले में। पूरी दुनिया में ही वैसे तो ये स्टार्ट हो गया है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में पहली मर्तबा आज शरीक हो रहे हैं आशीष सिंह जी, जो कि हैं एडिटर फॉरेन अफेयर्स फॉर एबीपी न्यूज। आशीष सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। Thank you for inviting me, Alia. Thank you. Thank you very जी, much. जिस तरह हम पहले बात किए लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात हैं उस पे आपकी भी नजर है, क्योंकि जाहिर है कि बीइंग ए जर्नलिस्ट हमें तमाम खबरों पर नजर रखना पड़ती है और हमें पता चलता होता है इस रीजन की जब हम बात करते हैं। तो ताल्लुकात हमारे उस वक्त खराब होना शुरू हुए कि जब इस तरह की, खासतौर पर जब बिलावल भुट्टो की एक स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा जो है वो लिया गया वहां पर। उससे पहले वहां से जो है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी के वाले से बात की गई। अब अ, आप इसको, आप कैसे, क्या इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि हम पाकिस्तान और इंडिया के इन रिलेशंस को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और खास तौर पर एक जर्नलिस्ट होने के नाते आप इस मामले पर कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ छोटी छोटी बेबी स्टेप्स अगर आप ध्यान दें हाल फिलहाल पीछे शुरू हुई थी, जिसको रिलीजियस टूरिज्म कह रहे थे आलिया, या फिर पिलग्रिम्स को इधर उधर आने जाने देना। दोनों ही देशों में आप देख रहे थे कि वीजाज वगैरह दिए जा रहे थे बड़ी तादाद में। कुछ लोग इधर से उधर जाते थे, उधर से इधर आते थे। करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया था दोबारा। तो कुछ ना कुछ उम्मीद बंधी थी, और जो मुझे फीडबैक था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज से, वो ये कि कुछ ना कुछ स्टेप्स उठा करके ये कोशिश की जा रही है कि रिश्तों को दोबारा से पटरी पर वापस लाया जाए। थोड़ा सा अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं तो आपको याद होगा, दोनों ही इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी ने भी जो सीज फायर अग्रीमेंट है उसको बहुत स्ट्रिक्टली अडेयर किया जाए। उसका दोबारा से अग्रीमेंट किया था, कोई 1-1.5 साल पहले की बात है। और वो अच्छी बात यह है कि अप्रिशिएट करने वाली बात है कि आज तक कम से कम इंडिया इस बात को रिकग्नाइज करता है कि फोर्सेस के जरिए सीज फायर का वायलेशन तब से पिछले कम से कम 1-1.5 साल से नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि ये चीजें राइट डायरेक्शन में बढ़ रही थी, जिसका आपने जिक्र किया बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट का। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग चल रही थी जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, जो कि मल्टीलैटरलिज्म को लेकर के सभी लोग उसमें अपनी राय रख रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, मशवरा हो रहा था। उसमें अचानक जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कश्मीर का इशू रेज किया, जिसके रिस्पॉन्स में जो आपने कहा कि डॉक्टर जयशंकर ने पहले जो स्टेटमेंट दिया था वो उन्होंने बीच में रोक करके, उन्होंने, अगर आपको याद है, डॉक्टर जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला कि मैं अपनी बात रखूं बतौर प्रेसिडेंट, दूसरे कॉलर को इनवाइट करूं उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं जवाब देना चाहूंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर का इशू जब उन्होंने मल्टीलैटरलिज्म, जहां पर ये इशू टच नहीं किया जाना था, रेज किया, तब इंडिया ने उसको रिस्पॉन्ड किया। और जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने, मेरा यह मानना एज अ सहाफी, जैसे आपने कहा कि एज अ जर्नलिस्ट मैं बहुत लंबे समय से डिप्लोमेसी कवर कर रहा हूं, आलिया आप भी देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी मेरा अपना मानना है, हो सकता है आप मुझसे अग्री ना करें, कि जब आप एक फॉरेन मिनिस्टर हैं कहीं के, सुप्रीम डिप्लोमैट, सैकड़ों डिप्लोमैट्स के आप जब ओवरऑल बॉस हैं, तो आपको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का ध्यान रखना चाहिए। मेरा यह मानना है, मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया को क्रिटिसाइज करें या अपनी पोजीशन को इंडिया के बनस्पत वर्ल्ड स्टेज पर सबके सामने रखें, हिट आउट करने में भी कोई बुराई नहीं है रिस्पेक्टिव लीडरशिप को। लेकिन कहीं ना कहीं लैंग्वेज डिप्लोमेटिक होनी चाहिए। जब वो बिलो द बेल्ट पर्सनल होने लगे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में बुचर ऑफ गुजरात वर्ड का इस्तेमाल किया, मुझे लगता है कि मेरी अपनी खुद भी जो सेंस है, और जो मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सोर्सेज से जो कुछ भी मैं अभी तक गैदर कर पाया, उसके मुताबिक इससे जो चीजें पटरी पे आ रही थी या गुंजाइश बन रही थी, वो दोबारा से डीरेल हो गई है, जो कि बहुत इनकरेजिंग मुझे लगता है कि नहीं है। और कोशिश करनी चाहिए। आई डोंट नो अब कैसे वेंटिलेटर या विंडो मिलेगा जिसमें घुस करके दोबारा से इसको सुधारने की कोशिश होगी, बट मेरा ये मानना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी यंग ब्लड, एक यंग लीडर, पीडीएम को पूरा इकट्ठा रखने का पूरा क्रेडिट उनको देते हैं लोग, और बड़े फायर ब्रांड और अच्छे लीडर भी है, नो डाउट, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। उनको कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बॉर्डर के इस पार हम इस बात की उम्मीद भी कर रहे थे आलिया, कि बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे शायद।
कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे इंडियन लीडरशिप भी कंपेल हो टू फॉलो सूट, यानी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ करके रिश्तों को दोबारा से सुधारने का। बट ये जो हुआ एपिसोड बिलावल भुट्टो जरदारी के स्टेटमेंट के बाद, और इंडिया ने जैसे रिटेलिएट किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का आपने रिस्पॉन्स देखा होगा जिसमें कहा कि ये बहुत गलत था, इस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं बोलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं जो चीज पटरी पे आ रही थी वो फिलहाल आप मान के चलें कि डीरेल तो हुई है, कहीं ना कहीं उस पर झटका तो जरूर लगा है। और इसके साथ और भी सोने पर सुहागा ये हुआ कि जो शाजिया मरी मिनिस्टर हैं पीपल्स पार्टी की, उनकी तरफ से जो वो एटमी ताकत है तो बम बम जो फेंकते रहते हैं इधर उधर, वो वाली जो बात की गई उसके ऊपर काफी खफकी जो है काफी पाई जाती है। उसको तो मैं भी कंडेम करती हूँ कि ये इस किस्म की स्टेटमेंट, यानी जब उस तरफ से अगर शाहरुख को कुछ कहा जाता है और आपके कोई सियासतदान कहते हैं तो वो तो आपका एक इंटरनल मैटर है। फर्ज करें अगर हम उसको इस तरीके से लें, क्योंकि जो शाहरुख को सुपरस्टार बनाया है वो भी तो इंडिया ने बनाया, उन्हीं लोगों ने बनाया। अगर उनको शिकायत है तो, हालांकि मैं उसको जो है वो मेरा अपना एक है नहीं, उसके, हम जैसे फैन भी तो खड़े हैं ना उनके लेकिन साथ। जब हमारी पॉलिटिशियन जो है वो ये उठा कहेंगी, ऐसी बात करेंगी दूसरे मुल्क के लिए, हमसाया कंट्री के लिए, तो फिर उस पर भी बहुत गुस्सा है आपके मुल्क में। नहीं, दिस इज इररिस्पॉन्सिबल। गुस्सा क्या, गुस्सा भी है, लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड भी होते हैं कि इस तरह से पॉलिटिशियंस कैसे बोल लेते हैं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट तो किसी भी पॉलिटिशियन का नहीं हो सकता। आप इस डे एंड एज में, मॉडर्न डे एंड एज में न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी दें, तो दिस इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल रिमार्क। और चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी का रिमार्क हो, चाहे इनका रिमार्क हो, कहीं ना कहीं ये समझना पड़ा लोगों को कि देखिए, ये दो कंट्रीज जो हैं उनका रिलेशनशिप बहुत डिफिकल्ट है, इसको बहुत मच्योर तरीके से हैंडल करना है। और खास करके पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि रिश्ते और बिगड़ते गए हैं। इस नौबत पर वो आ गए थे कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल ही बातचीत बंद थी। अभी कुछ गुंजाइश बन रही थी, उसको न्यूक्लियर वॉरफेयर या जिन जिन वर्ड्स का इस्तेमाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया, उसके बाद मुझे देखिए, मैं क्योंकि आपके पाकिस्तान के दर्शक भी मुझे सुनेंगे, मैं कोई झूठ बात नहीं बोलना चाहता। बिल्कुल सही बात है कि जो वो स्टेटमेंट आया उससे यहाँ पर बहुत लोगों को सेटबैक लगा है। जब शहबाज शरीफ साहब गवर्नेंस में आए थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो मुझे याद है कि जब मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था तो बहुत से लोग मुझ पे सवाल खड़े करते थे कि नहीं, आपका ये असेसमेंट गलत है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी शहबाज शरीफ को कोई कंग्रेचुलेटरी मैसेज भेजेंगे, विच अल्टीमेटली हैपेंड। ऐसा नहीं है कि टॉप लीडरशिप को ये नहीं पता था कि हम दोनों को जो लीडरशिप है, डिस्पाइट ऑल द डिफरेंसेस, वी हैव टू फाइंड मीटिंग ग्राउंड्स एंड सम वे और द अदर जिससे रिलेशनशिप को सुधारा जाए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये उस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ भी रहे थे। आप कैसे डिफरेंट है, अगर आप रिसेंट पास्ट की बात करें, जब तक इमरान खान वहां के गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर थे, और जब मोदी गवर्नमेंट के साथ उनके रिश्ते बिगड़ने शुरू हुए, तो भी मैं एक चीज ऑब्जर्व करता था एज ए जर्नलिस्ट कि इमरान खान सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट को उनकी फॉरेन पॉलिसी पे हिट आउट नहीं करते थे। इमरान खान आरएसएस, बीजेपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में पर्सनल अटैक किया करते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बोलने के बाद ये एस्टेब्लिश किया है कि ही इज नो डिफरेंट, वेर एज इंडिया वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द यंग लीडर। उनको ये लग रहा था कि मरियम नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी प्रोबेबली वो एक्स्ट्रा कदम उठाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे संबंध सुधरेंगे, और उसके बाद ये न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी। मुझे लगता है इससे रिफ्रेन करना चाहिए, चाहे इधर बोले चाहे उधर बोले, जो भी इस तरह के कमेंट देता है उससे बचें, इस तरह की बातें ना करें, तो ही आगे चल के शायद कोई गुंजाइश बनेगी दोबारा से रिश्तों को सुधारने की। जी, आप ये जो बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं कुछ कि जो समझते हैं कि नहीं, दोनों मुल्कों के बीच जो है वो ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, तो उनके लिए भी ये बड़ा वो था, और वो समझ चाहते थे कि ये जो है इसको दोनों बिलावल जो है जब आएंगे वजीर खारजा बने तो दोनों मुल्कों के बीच बड़ा अच्छा सिचुएशन होगी और सब कुछ सही रहेगा। ठीक ये है ना? एनवायरमेंट को विशिएट करता है ना, जो शाजिया मरी ने कहा है। आप देखिए, आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया, मैं उसको एक इवेंट से रिलेट करता हूँ जो कि होते होते नहीं हुआ। आपके यहाँ से इतने प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, मौलाना फजलुर रहमान, वो इंडिया विजिट करने वाले थे, उनकी विजिट होने ही वाली थी, सबको पता है। उनकी विजिट अचानक खटाई में पड़ गई, अब वो नहीं आ रहे। तो ये चीजें होती है ना वो न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी दें, ना बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बिलो द बेल्ट प्राइम मिनिस्टर को हिट करें, तो एनवायरमेंट विशिएट हो जाता है। इन चीजों से बचने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि आगे चल करके इस तरह का स्टेटमेंट अगर कोई दे। हालांकि मैंने एक चीज देखा कि ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी अपने
अपने स्टेटमेंट को डिफेंड करते हुए ये कह रहे थे कि मैंने कोई अपनी तरफ से उनको इन शब्दों का, इन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो वो कह रहा था जो कि इंडिया में कुछ लोग उनको कहा करते हैं। अगर इसी बात का आप ख्याल रखते हुए इन शब्दों का पहले ही इस्तेमाल ना किए होते तो शायद नौबत यहां तक नहीं आती कि उसके जवाब में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को इस तरह का जवाब देना पड़ता। फिर उससे माहौल इतना बिगड़ता कि आपके यहाँ एक और पॉलिटिशियन न्यूक्लियर वॉरफेयर की धमकी दे रही थी। देखिए, आखिरकार एक नुकसान तो हो गया ना। आप खुद सोचे, मौलाना फजलुर रहमान यहाँ आते, 3-4 रोज यहाँ रहते, तो कुछ ना कुछ तो चीजें पटरी पे आती, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें निकलती। अब वो चीजें सारी डीरेल हो गई हैं। तो ये खास न्यूक्लियर तौर वॉरफेयर की धमकी पर एक खास तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वहां पर आकर जो हलवा पूरी आपकी खानी थी, अब वो नहीं खा पाएंगे। मजेदार किस्म की हलवा पूरी खा भी नहीं खा पाएंगे। हाँ, फिलहाल तो मामला डिरेल हो ही गया है। तो इसीलिए बेहतर होगा कि इन चीजों का ख्याल रखा जाए, तभी तो हलवा पूड़ी हो चाहे जो कुछ भी हो, ये तो तब हो पाएगा ना जब एक दूसरे की तरफ दोनों साइड से विजिट्स हो सकेंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ फिर से पूरी जिम्मेदारी से, ये विजिट्स होती, चीजें सुधरती। मतलब ऑन अ लाइटर नोट, मुझे याद है करीबन 1-1.5 साल पहले जब एक दूसरे की तरफ देखने को राजी नहीं था और जब सीज फायर अग्रीमेंट दोनों की फौजों में आपस में अग्रीमेंट हुआ, उसके बाद हमने इंडिया के न्यू दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ क्रिकेट मैच खेला, जो जनरली सोचना भी यहाँ पर बड़ा गुनाह माना जाता था। तो चीजें सुधर रही थी। अभी भी देखें आप, पाकिस्तान ने, सिर्फ इंडिया क्यों, पाकिस्तान ने कटास राज जाने के लिए अभी इंडियन पिलग्रिम्स के एक डेलीगेशन को 2 रोज पहले बहुत बड़ी संख्या में वीजा दिया है। ऐसा नहीं है कि गुडविल नहीं है दोनों तरफ, है राइट थिंकिंग लोग दोनों तरफ हैं, हाई कमीशन एंड एम्बेसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसको डिरेल कर देते हैं ये पॉलिटिशियंस। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वो पॉलिटिशियन जो इतने यंग है, जिनको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, जो पुराने पीढ़ी ने जो कुछ गलतियां की हैं उसका सुधार कर सकते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी छोटे मोटे पॉलिटिशियन के बेटे नहीं है, बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बेटे। वो बहुत कुछ उनसे एक्सपेक्टेड था। बट आई थिंक लेट्स जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि उनको ये रियलाइज होगा और आगे कुछ ना कुछ बेहतर वो करेंगे। अब मसला ये है कि मुझे ऐसा सच नजर इसलिए नहीं आ रहा कि आगे इलेक्शन है और वो एक बड़े पॉलिटिशियन अपने नाना और वालदा की तरह बनना चाह रहे हैं, तो उसमें ये कुछ चीजें जो लगता है मुझे कुछ ऐसी सेंस आ रही है। लेकिन बहरहाल देखते हैं आगे। और जो आपने ये बात की कि जो यंग जनरेशन है उसको तो ऐसे नहीं, तो यही तो सारा मसला है कि इसी के ऊपर तो हम बात करते हैं कि भाई जिहादी माइंडसेट जो है उसको खत्म होना चाहिए। लेकिन हमें बहरहाल बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैं भी खबर देख रही थी जिसमें पता चला कि अब आपके एयरपोर्ट्स पे जो है ये स्टार्ट कर दिया गया है कि जो बाहर से विजिटर्स आ रहे हैं उनका टेस्ट हो रहा है, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा अनलेस के वो बिल्कुल क्लियर हो। ऐसा ये अब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल आलिया, ये एक दिन पहले से स्टार्ट हुआ है। और ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपने भी देखा होगा, आई एम श्योर, कि चाइना से बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स आ रहे हैं। कुछ इस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं जहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों की लाशें पड़ी हैं। डर है, इस बात का खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोविड दोबारा से फैले। और कोविड के बारे में हम और आप दोनों जानते हैं, मतलब वन सिंगल केस कैन मल्टीप्लाई इनटू मिलियंस। पिछली दफा जो गलतियां हुई थी उस गलती को शायद दोहराना नहीं चाहते। पिछली बार इंडिया में ये बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था कि फ्लाइट्स को रोकने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉल लेने में देर कर दी, कम से कम हफ्ते या 10 दिन। तो इस वजह से ये डिमांड थी। हमारा पार्लियामेंट सेशन चल रहा है जो कि कल adjourn होने वाला है, 1 रोज बाद। लेकिन उसको लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस बात को रेज किया कि आप जल्द से जल्द क्यों नहीं, जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स चाइना से आ रही है उनको बंद कर दें। अभी उस पर डिसीजन नहीं हुआ है। हालांकि सिविल एविएशन मिनिस्टर, मैं आपको बता दूं कि कल सुबह वो इन बातों को लेकर के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देने वाले हैं। लेकिन फिलहाल कम से कम ये आपकी नॉलेज बिल्कुल सही है कि जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी एट रैंडम चेक्स करना, चेकिंग शुरू कर दी गई है, ताकि उनके सैंपल्स ले करके ये इंश्योर किया जाए, ये स्टैब्लिश किया जाए जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा कि वो वेरिएंट कौन सा है कोविड का। इसको लेकर के मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन गवर्नमेंट ने, सारी जो हमारे यहाँ प्रोविंसेस, जिनको हम अपने यहाँ स्टेट्स कहते हैं, उनको ये चिट्ठी लिख करके, लेटर लिख करके एडवाइजरी भी दी है कि जितने भी पॉजिटिव केसेस कोविड के आते हैं उनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए, ताकि ये स्टैब्लिश हो कि वो क्या वेरिएंट है, क्या वो कहीं गलती से डेल्टा ही तो नहीं है जिसने सबसे ज्यादा लोगों को पिछली दफा मारा था। तो यस, इंटरनेशनल पैसेंजर्स की हमारे यहाँ 1 रोज पहले से ये सैंपल्स को लेकर के चेकिंग शुरू कर दी गई। ये जो आपने बात की ना, ये गलती अमेरिका ने भी की थी।
जिस वक्त ये जो आप कह रहे हैं कि फ्लाइट रोकने की स्टार्ट में बात हुई थी, तो मेरी जर्मनी से फ्लाइट थी अमेरिका की, और जब वहां पर एयरपोर्ट पर मैं पहुंची थी, तो मैं बहुत हैरान इसलिए हुई थी कि साथ ही एक और फ्लाइट थी, और वो पूरी की पूरी फ्लाइट चाइना के कुछ तलबा की थी, स्टूडेंट्स की, जिसमें वो बड़ी तादाद में आ रहे थे और इतने ज्यादा थे, और सब, और मैं इस बात पर हैरान थी कि सब बिल्कुल, यानी कि हमारी फ्लाइट समेत बाकी फ्लाइट्स भी वहां पर बगैर चेकिंग के जा रही थी, जबकि उस वक्त तक जर्मनी समेत कई मुल्कों में बहुत ज्यादा ये फैल चुका था। तो मुझे इस बात पर हैरानी थी कि अमेरिका कोई चेकिंग नहीं कर रहा, और उसके बाद आप देखेंगे पूरी दुनिया में कितना ज्यादा मसला अमेरिका का हुआ है। यह बात आप सही कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो पहले कंट्रीज ने नहीं की थी बर वक्त, वो अगर अब कर ली जाएंगी, क्योंकि अब लोगों को समझ आ गई उन चीजों। नहीं, और फिर स्पोरेडिक केसेस आने भी शुरू हो गए। मेरे ख्याल से 2-4 केसेस हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट्स में डिटेक्ट हुए हैं। तो इस वजह से प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप बाद में फिर उसी सिचुएशन में फंसे जहां पर संभालना मुश्किल हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, लोगों की जान ना बचा पाए। उससे बेहतर है कि प्रिकॉशन पहले से ले लिया जाए। और इसी वजह से, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक दिन पहले से ही इंटरनेशनल पैसेंजर्स की एयरपोर्ट्स पे चेकिंग शुरू कर दी गई। थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। आइंदा भी आपसे बात होगी फॉरेन अफेयर्स के, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, तो कोई भी हम देखेंगे, सिर्फ भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात ही क्यों, कुछ और जो चीजें चलती रहती हैं उसके ऊपर भी जरूर आपका स्टैंड लेंगे। थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ टन फॉर इनवाइटिंग। थैंक